स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज के दौर में एआई सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि डिजिटल क्रांति का अगला बड़ा अध्याय है। एआई हमारी पढ़ाई से लेकर कारोबार तक और नौकरी से लेकर रोजगार तक, नए अवसरों तक, हर क्षेत्र को तेजी से बदल रहा है। अक्सर कहा जाता है कि एआई नौकरियां खत्म कर देगा, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आज कंपनियों को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो एआई को सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि समझना और उसके साथ काम करना जानते हों। कंटेंट क्रिएटर अपने इस वीडियो में विस्तार से इस विषय को समझा रहे हैं, दिखाते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था और लिंक्डइन स्क्रॉल करते करते मुझे सिर्फ 3 चीजें दिखी, एआई, एआई एंड एआई, एंड दैट टू वाज जनरेटेड बाय एआई। कोई कह रहा है मेरा काम एआई ने रिप्लेस कर दिया, कोई कह रहा है एआई मेरा काम रिप्लेस करने वाला है, और कोई बोल रहा है यार एआई की मदद से मैंने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की जॉब ले ली। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में तुमको एक ऐसी एडवाइस दी है जो लिटरली इंटरनेट पे कोई भी करियर कोच तुमको नहीं दे पाएगा। एंड दिस इज समवेयर इन द बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ दिस वीडियो। तो तुम्हें ये वीडियो वैसे भी पूरी देखनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार तुम्हें उस हैक के बारे में पता चल गया तो तुम्हें एक अच्छी प्रोफाइल बनाने से और तुम्हारे वो करियर में अपना 10x, 20x, 100x बूस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट इज एज गुड एज एनीथिंग, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट डेलॉइट। चैप्टर 1, द एआई बूम। देखो, सबसे पहले ये समझो कि एआई कोई फैंसी टर्म नहीं है। एआई लिटरली हर इंडस्ट्री का बैकबोन बन चुका है, वो चाहे फाइनेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केटिंग हो, लिटरली कोई भी इंडस्ट्री, यू नेम इट, यू नेम द जॉब रोल एंड लिटरली एआई इज इनटू इट। हाँ, बट तुम्हारे लिए ये मैटर क्यों करता है? तो इसलिए ये आर्टिकल देखो। 2027 तक खाली इंडिया में, मैं पूरी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया में 20 लाख से ज्यादा जॉब्स आने वाली हैं, वो भी एआई वाली। मगर उसी स्पेक्ट्रम में नीति आयोग ये भी बोल रहा है कि 20 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी भी जाएगी अगर उन्होंने एआई नहीं सीखा तो। अब सवाल ये है कि एआई की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, और इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं डेलॉइट में काम करता हूं और सिर्फ बिग 4 में नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी में यह देखा जा रहा है कि उनके एम्प्लॉइज, उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, उनको कितना एआई आता है, उनकी एआई फ्लुएंसी क्या है आज के टाइम पे। क्योंकि हर कंपनी अपने सारे टास्क ऑटोमेट करना चाहती हैं। जो वो काम 10 घंटे लगा करती थी आज से कुछ 2-4 साल, 5 साल पहले, वही काम वो आज के टाइम में 4 घंटे, 5 घंटे में कवर अप करना चाहती हैं। और बाकी का रेस्ट ऑफ द टाइम दे वांट टू गेट न्यू क्लाइंट्स एंड गेट मोर मनी। और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ डिजिटल इनोवेशन के थ्रू, एआई के थ्रू। मतलब तुम एज एन एम्प्लॉय अगर एआई समझते हो तो तुम सिर्फ उस कंपनी के लिए एम्प्लॉय नहीं हो, तुम उस कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, एंड दे विल पे यू टू डू दैट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई एक ऐसी फील्ड है जहां पे लिटरली हर बैकग्राउंड का बंदा घुस सकता है विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। कोडर भी, डिजाइनर भी और बिजनेस वाला बंदा भी। लेकिन अगर अभी भी तुम सोच रहे हो कि कहां से एंट्री लूं, कहां से सीखूं एआई, तो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारे लिए है, चैप्टर 2, द रोलिंग फ्यूचर। देखो, ये बात से तो कोई इंकार नहीं करेगा कि एआई सिर्फ एक रोल के लिए नहीं, बल्कि मल्टीपल रोल्स के लिए वैलिड है। तुम्हारा इंटरेस्ट चाहे टेक्निकल हो, स्ट्रेटेजिक हो या क्रिएटिव हो, तुम कहीं ना कहीं एआई का कोई ना कोई रोल पकड़ सकते हो, बिकॉज वो रोल लिटरली एआई वाली दुनिया में एग्जिस्ट करता है। चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर और जेनरेटिव एआई स्पेशलिस्ट, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको चैट जीपीटी, मिड जर्नी और एलएलएम टूल्स में इंटरेस्ट है। यहां तुम्हारा काम होता है सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना और एआई से बेस्ट आउटपुट निकलवाना, जहां तुम्हें कोडिंग नहीं, सिर्फ क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यहां तुम्हारा काम होता है सिर्फ सही प्रॉम्प्ट लिखना, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, जितने भी एआई टूल्स है उनसे वो आउटपुट जनरेट करवाना जिसकी तुम डिजायर रखते हो, जो एक्चुअली में तुम्हारा आउटपुट होना चाहिए, जहां तुम्हें कोडिंग नहीं, सिर्फ क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा रोल है एआई प्रोडक्ट मैनेजर। ये रोल उनके लिए जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तुम डिसाइड करते हो कि प्रोडक्ट में एआई कहां, कब और कैसे यूज होगा,
होगा, क्या ऑटोमेट करना है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सब जो मेजर डिसीजंस रहते हैं प्रोडक्ट के, जो बिजनेस साइड के, वो तुम्हारे हाथ में रहते हैं। थर्ड इज AI ML इंजीनियर। ये रोल थोड़ा टेक्निकल है, जहां पाइथन, टेंसरफ्लो और डेटा मॉडल्स का यूज होता है। अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो ये पाथ भी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रोल तुम्हारे लिए है, विच इज AI फॉर नॉन कोडर्स। आज टूल्स जैसे ChatGPT, Notion AI, Canva Magic Studio, Zapier और Make.com इतने पावरफुल हो गए हैं कि तुम बिना कोड लिखे भी AI बेस्ड वर्कफ्लोज, ऑटोमेशन और चैटबॉट्स तक बना सकते हो। मतलब यहां तुम्हें कोडिंग मास्टरी करने की जगह टूल्स मास्टरी करने में ज्यादा दिमाग लगाना है। और यही रीजन है कि कोर्सेरा जैसा बड़े प्लेटफॉर्म्स ने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके ऐसे ऐसे AI कोर्स निकाले हैं जो बिगिनर फ्रेंडली भी हैं और ऐसे कोर्स भी हैं जो एक्चुअली भी तुम्हें एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। और इसमें किसी भी फील्ड का बंदा एंटर कर सकता है, विच मेक्स इट एक्सेसिबल फॉर ऑल। चैप्टर नंबर 3, किक स्टार्ट योर करियर। हाँ, मगर ये सब तो ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप की। देखो, इंटरनेट पे हजारों की तादाद में तुम्हें AI के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डायरेक्शन की। अब मैं तुमको वो सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, एंड ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज द इंटायर गेम। मैं तुमको बताऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन तुमको चूज करना चाहिए, कौन सा तुम्हें पिक करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। ये नहीं कि इंटरनेट ने किसी भी इन्फ्लुएंसर पे आए, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और तुमने वो पिक कर लिया। नो, यू टेक द सर्टिफिकेशंस दैट यू वांट। देखो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एंड आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, एंड उसकी वजह से मेरा रेज्यूमे लिटरली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सेलेक्ट भी हुआ था। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपनी प्रोफाइल पे जाना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे चले जाओ या गूगल जॉब्स पे चले जाओ, एंड अपने रेज्यूमे के हिसाब से वहां पे एक सेक्शन होता है, जॉब्स रिकमेंडेड फॉर यू। सिंपली तुम्हें इस सेक्शन में जाना है और तुम्हें यह देखना है कि तुमको जो उनका एल्गोरिदम है वो कौन सी जॉब्स जो है वो रिकमेंड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल, तुम्हारी प्रोफाइल तुम्हारी स्किल्स के हिसाब से जो जॉब्स तुमको रिकमेंड हो रही हैं वो लेट्स सपोज बिजनेस एनालिस्ट की हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि टॉप 5 कंपनीज से ये 10 JDs उठा लो। JDs मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, 10 जॉब डिस्क्रिप्शन उठा लो ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। इन सब का एक बड़ा PDF बना लो और इस PDF को ChatGPT में उठा के डाल दो, एंड ChatGPT से पूछो कि इस पूरे इन सारे JDs में जो भी तुमने डाले हैं, 10 JDs जो डाले हैं, उन सब में एक रिपीटेटिव पैटर्न क्या है। वो स्किल्स उठाओ, वो स्किल्स रिकॉग्नाइज करो और उन स्किल्स के बेसिस पे अपना सर्टिफिकेशन चूज करो। ये एक्सरसाइज करके तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी स्किल्स हैं जो अभी भी इंडस्ट्री में डिमांड में है, और तुम्हारे CV पे, तुम्हारे जो पूरा रिज्यूमे तुमने बनाया उस पे सिर्फ वही स्किल्स तुम डालोगे जो एक्चुअली में जिसकी डिमांड है इंडस्ट्री में, एंड पीपल आर रेडी टू पे यू फॉर दैट। और अब इन स्किल्स को सीखने के लिए और अपनी प्रोफाइल और रेलेवेंट बनाने के लिए तुम इन स्किल्स के बेसिस पे अपना सर्टिफिकेशन या कोर्स करो। एंड हियर मी आउट, बिकॉज़ कोर्सेरा यहां पे एक परफेक्ट ब्रिज की तरह काम करता है। ये प्लेटफॉर्म गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके AI की स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लाता है जो आज के टाइम पे किसी भी फील्ड में बहुत जरूरी हैं। एंड लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। फॉर कंप्लीट बिगिनर्स जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है AI के बारे में, उनके लिए ये वाला कोर्स है, विच इज AI फॉर एवरीवन बाय deeplearning.ai। ये कोर्स उनके लिए जिनको AI के बेसिक समझने हैं, जैसे AI क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई कोडिंग नहीं है बेसिकली इस वाले कोर्स में, और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुमको दे देगा, विच इज वेरी गुड फॉर बिगिनिंग। दूसरा वाला है करियर फोकस्ड इंडिविजुअल्स के लिए, विच इज जेनरेटिव AI विद LLMs, और ये ऑफर करता है AWS एंड डीप लर्निंग AI। इस कोर्स में तुम सीखोगे जो फाउंडेशनल नॉलेज होती है ना किसी भी AI, जेनरेटिव AI की, कैसे वो काम करता है, उन सब चीजों के बारे में। तुम लेटेस्ट रिसर्च कैसे करी जाती है जेनरेटिव AI के थ्रू, हाउ कंपनीज आर क्रिएटिंग वैल्यू विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ये सब सीखोगे। एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सपर्ट्स फ्रॉम AWS यानी Amazon Web Services, AI practitioners who actively build and deploy AI in business use cases today। मतलब आज के हिसाब से जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है वो सब तुमको सिखाया जाएगा, डायरेक्टली AWS वाले एम्प्लॉइज आके सिखाएंगे। तो इससे बढ़िया बात तो क्या ही हो सकती है। तो ये वाला सर्टिफिकेशन भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम्हारा पूरा फोकस करियर को बिल्ड करने में है। तो तीसरा है एडवांस लर्नर्स के लिए, विच इज ऑफर्ड बाय IBM एंड इट इज कॉल्ड IBM जेनरेटिव AI इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब ऑब्वियसली इस कोर्स को कंप्लीट करने में तुम्हें बाकियों से ज्यादा ही टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें तुम्हें हार्डकोर टेक्निकल चीजें सिखाई जाएंगी, and it is very good for someone who is coming from a technical background। इसमें तुम्हें डेटा wrangling, PyTorch, LangChain, supervised learning, data import export, Keras, responsible AI, मतलब इसमें बेसिकली तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये सब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री रेलेवेंट है और इसकी जो डिमांड है ना इंडस्ट्री में वो भी बहुत ज्यादा है। अब देखो, पर्सनली मुझे कोर्सेरा ज्यादा प्रेफर्ड है, ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस, ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट का टैग मिल जाते हैं जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और तुम कहीं पे भी जाओ सर्टिफिकेट को लेके तो तुम्हारी वाहवाही होगी, तो दैट्स डेफिनेट।
एंड बी यहाँ पे तुम सारे जो कोर्सेज हैं इनके वो अपने पेस पे खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम बाउंड नहीं होते। तुम अपने कॉलेज, अपने जॉब, अपने स्केड्यूल के हिसाब से इन कोर्सेज को कर सकते हो। हाँ, मगर कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म में जितने भी कोर्सेज हैं सबका अलग अलग प्राइस है, और अगर तुम मुझसे पूछो तो इंडिविजुअली ये प्राइस देने से बेटर है कि इनका एक सब्सक्रिप्शन ले लो, विच इज नोन एज द कोर्सेरा प्लस। एक्सेस टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द फ्यूचर। एआई सच्ची में तुम्हारी जॉब लेने वाला है या सिर्फ ये एक हाइप है? देखो, रियलिटी ये है कि एआई सबसे जॉब्स नहीं लेगा। एआई उनसे जॉब्स लेगा जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे। आज एआई सिर्फ मशीन्स नहीं बना रहा, वो तुम्हारे लिए नए नए जॉब रोल्स भी बना रहा है, ताकि तुम एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनो, अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखो और अपना काम करवाओ। जो 10 घंटे का काम है वो 5 घंटे में करवाओ। यानी सिंपल सी बात है कि एआई एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला रहा है, तो या तो तुम उसको अडेप्ट करो और नेक्स्ट 2 साल में उसके एक्सपर्ट बन जाओ, या फिर आउटडेटेड बन जाओ और अपनी जॉब से हाथ धो बैठो। बट रिमेंबर, एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, बट ह्यूमंस यूजिंग एआई विल। और इसलिए कोर्सेरा के एआई कोर्सेज सिर्फ तुमको नॉलेज नहीं देते, बल्कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल सिखाते हैं जो आगे चल के तुमको जॉब्स दें, और ऐसे टैग्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तुम्हारे ही रिज्यूमे में, तुम्हारे सीवी में, जो तुमको ज्यादा एक्सेप्टिंग बनाए, जो तुम्हारे रोल को, जो तुम्हारे पूरे कैंडिडेचर जो है ना उसको ज्यादा एक्सेप्टिंग बनाए बड़ी बड़ी कंपनीज में। चाहे तुम स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या सिर्फ अपना करियर स्विच करने का सोच रहे हो, एआई तुम्हारे लिए वो नेक्स्ट बिग स्टेप हो सकता है। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि तुम्हें इसका प्रीफेस या फिर कोई प्रीरिक्विजिट आने की जरूरत भी नहीं है। ये तुम्हारे रोल में एज इट इज परफेक्टली फिट हो जाएगा और तुमको नई अपॉर्चुनिटीज भी लाके देगा। बस क्यूरियोसिटी और लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। और अगर तुम फ्यूचर रेडी होना चाहते हो तो इन कोर्सेज को जरूर चेकआउट कर लेना। तो एआई से खुलेंगे अवसरों के द्वार। और अब बात करते हैं सावन के महीने की। सावन के महीने में और ख़ास मौक़ों पर साबूदाना की मलाईदार और रबड़ीदार खीर खूब पसंद की जाती है। दूध, साबूदाना, मेवों और हल्की मिठास से तैयार होने वाली ये खीर स्वाद में जितनी लाजवाब है, बनाने में भी उतनी ही आसान है। तो आइए आज बनाते हैं सावन स्पेशल साबूदाना खीर, जो व्रत की थाली में घोलेगी मिठास और बढ़ाएगी त्योहार का स्वाद। आप सभी को सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाई जाने वाली गाढ़ी और मलाईदार साबूदाने की खीर। तो चलिए बनाते हैं साबूदाना की खीर। सबसे पहले हम लोग साबूदाना को भिगो लेंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और उसे गर्म होने के लिए रख देंगे, और उसमें हम लोग भीगे हुए साबूदाना को डालकर उसको अच्छे से भूनेंगे। साबूदाना को तब तक भूनना है जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हम उसमें 2 से 3 कप के आसपास हम उसमें दूध को डालेंगे। जब हम लोग दूध डाल देंगे तो उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हम लोग उसको मिलाते रहेंगे, और उसको तब तक मिलाना है जब तक वो गाढ़ा रबड़ीदार ना हो जाए। खीर को हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहिए, वरना वो नीचे से लग जाएगी। अब हम उसमें 1 कप चीनी डालेंगे। अगर आप लोग चीनी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप लोग उसमें गुड़ या फिर खांड भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और साथ में ही थोड़ा सा केसर डालेंगे। केसर हमारी खीर में बहुत अच्छा सा रंग लेकर आएगा और साथ ही फ्लेवर भी लेकर आएगा। केसर डालने के बाद हम उसको अब हल्के हाथों से मिलाते रहेंगे। खीर को तब तक मिलाना है जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब दूध गाढ़ा होने लगे तब हम गाढ़े दूध में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद तो लीजिए, तैयार है हमारी व्रत में खाने वाली साबूदाना की खीर। अब चाहे आप इसे गरम गरम ही खा सकते हैं, ये चाहे आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडी भी सर्व कर सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको हमारी ये साबूदाना की खीर। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की शांत वादियों में बसा नाग मंदिर भी ऐसी ही एक पवित्र जगह है। ये सिर्फ पर्यटन का एक पड़ाव नहीं बल्कि प्रकृति, आस्था और सदियों पुरानी जनजातीय मान्यताओं का अनोखा संगम है। चारों ओर पहाड़, हरियाली और सुकून भरा माहौल और इनके बीच नाग मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग अनुभव देता है। स्थानीय लोक विश्वास और परंपराओं से जुड़ा ये मंदिर अरुणाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भी झलक दिखाता है। ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा से लेकर वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला तक का होगा और जिस दौरान रास्ते के शानदार नजारे एवं टेंगा का रहस्यमयी नाग मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। शुरुआती सफर में रोड सीधी सपाट होती है और पहाड़ों से घिरी हुई होती है, लेकिन आगे चलकर नुकीली चट्टानों के बीच बड़े ही दिलचस्प कर्व्स आते हैं जिसके एक और खाई होती है और जो थोड़ा डेंजरस फील कराती है, लेकिन जो भी हो मजा बहुत आता है। सच में बहुत ही मदहोश करने वाले नजारे हैं। आसमान छूते पहाड़ और बादल और फॉग आपस में मिल गए हैं तो उनके बीच दूरी मिट गई है, समझ ही नहीं आ रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आगे बढ़ते जाते हैं नज़ारे और भी सुंदर होते जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी हो। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ बारिश हुई है और जिससे फॉग और भी ज्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे हम बादलों के लेवल पर पहुंच जाते हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक और ताजगी बढ़ जाती है जो रूह को बहुत ही सुकून देती है। दोस्तों, ये ट्रक अभी सेप्पा की ओर से आ रहा है जहां से हम आए हैं और अगर आप ट्रक के साथ ही साथ चले जाएंगे तो आप तेजपुर भालुकपोंग तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे लापरवाही बिल्कुल मत दिखाना क्योंकि हमसे ये गलती हुई है। पर यहाँ से आपको एग्जैक्ट यू टर्न लेना है और टनल के अंदर घुस जाना है जिसे नेचीपू टनल कहते हैं और यहीं से होते हुए आप टेंगा होते हुए बोमडिला जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। और नेचीपू टनल को पार करने के बाद करीब 10 से 15 मिनट के बाद एक प्यारी सी जगह आती है और हमारी गाड़ी भी रुकती है अमन होटल में और जगह का नाम है जामेरी पॉइंट, वेस्ट कामेंग। और जहाँ पे राइस, रोटी, पराठा, पूरी, वेज थाली, चिकन करी, मटन करी सब कुछ मिलता है। और दोस्तों, यहाँ से न सिर्फ नज़ारे अच्छे हैं बल्कि आप अगर सामने देख पा रहे हैं तो एक बौद्ध गुम्फा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा जूम करते हैं, आप देख पा रहे होंगे वहां चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं जिसमें श्रद्धालुजन ऊपर जाके अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, ये जो सामने आप विशाल का चट्टान देख रहे हैं और उसमें आप देख रहे होंगे कील ठुकी हुई है बहुत बड़ी बड़ी और साथ में जालियां लगी हुई हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होते हैं इसलिए बीआरओ आपकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए इस पर बड़ी बड़ी कील ठोकता है, उसमें जाली फिट करता है ताकि पत्थरों के टुकड़े हमारे ऊपर ना गिरे लुढ़क कर। ये देखिए
बीआरओ को सैल्यूट करना चाहते हैं, उनके काम को सैल्यूट करना चाहते हैं। हम जमीरी को पार किए हैं। जमीरी एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ रुकने के ढेरों ऑप्शंस हैं। और ये देखिए टूरिस्ट आ रखे हैं क्योंकि यह है नाग मंदिर। और दोस्तों हम नाग मंदिर आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 5560 फीट की समुद्र तल से ऊंचाई पर हम इस समय हैं। आपको इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताता चलूं तो यह मंदिर लगभग 60 से 70 साल पुराना है। 1960 के दशक में इसको बनाया गया है। इससे जुड़ी हुई कहानी की बात करें तो 1960 के दशक में जब भालुकपोंग से तवांग के लिए बीआरओ के द्वारा जब सड़क बनाई जा रही थी तो बताया जाता है कि इस पहाड़ में पर्वत में नाग नागिन का एक जोड़ा रहा करता था और सड़क निर्माण के दौरान मजदूरों के हाथों उस नर नाग की मृत्यु हो गई। और जिसके बाद बताया जाता है कि इस पूरी जगह पे भूस्खलन के लैंडस्लाइड की घटनाएं अचानक से बढ़ गई और जिसके बाद में ऐसी मान्यता आई कि यहाँ पे एक मंदिर बनवाना होगा। और मंदिर निर्माण करने के बाद इस जगह को शांति मिली और दुर्घटनाओं में कमी आई। तो ये मंदिर इस पूरे इलाके के लिए बहुत ही दिव्य है, भव्य है। और यहाँ पे महाशिवरात्रि में और नाग पंचमी में विशेष तरह की पूजा होती है। लोग दूर दूर से आते हैं और भंडारे प्रसाद का भी आयोजन होता है। और ये देखिए दोस्तों, गुजरते हुए हमें एक नई बात पता चली। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिव भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। अभी मुख्य दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि शायद अभी अनावरण नहीं हुआ है, लेकिन एक गौरव का क्षण है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिव भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई है, जिसका निर्माण बीआरओ सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। और मंदिर चढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, कुछ सीढ़ियां होंगी, लेकिन इस माहौल के बीच में, इस प्रकृति के नज़ारों के बीच में, और देखिए बाजू में बहुत ही शानदार एक नदी बह रही होगी जिसकी कलकल ध्वनि के बीच में इस मंदिर के दर्शन, महादेव के दर्शन बहुत ही खास होते हैं। देखिए ऊपर पहुंचने के बाद हवाएं कितनी तेज हो जाती है। बहुत ही अद्भुत और दिव्य वातावरण है इस मंदिर का। यह है नाग मंदिर। और नाग देवता के, शंकर देवता के मंदिर के नीचे आने पे आपको शनि देव का मंदिर भी मिलेगा, जिसकी स्थापना अभी लगभग 9 साल पहले हुई है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम चलते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये सेप्पा से बोमडिला तरफ जाने की रास्ता में एक अवश्य ही आने वाला एक स्थल है। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे की ओर। ये हम टेंगा विलेज में आ चुके हैं। टेंगा विलेज बोमडिला से पहले पड़ता है। यहाँ से बोमडिला की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर होती है, जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा, आपको रुकने के साधन भी मिलेंगे, खाने पीने के, सब्जी भाजी सभी दुकानें मिलेंगी। तो ये काफी अच्छी जगह है, इसको बोला जाएगा। और दोस्तों आगे आने के बाद आपको ऐसा कुछ डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। सीधे जाने से बोमडिला आएगा जो 15 किलोमीटर दूर है, दिरांग 55 किलोमीटर, तवांग 192 किलोमीटर। और वही अगर आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो रूपा आता है। तो आपको जाना है अभी सीधे, अगर जाना है बोमडिला। दोस्तों बोमडिला जाते समय रास्ते में आपको इस तरीके के नज़ारों से, जहाँ पे फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, 2-4 होना पड़ेगा। ये देखिए विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
आपको कई बार गाड़ी की लाइट के रेफरेंस से आगे बढ़ना पड़ता है। ये बोमडीला टाउन जाने का रास्ता है और इस चौक को हवा गोलाई चौक कहते हैं। और अभी हम दिरांग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था सेप्पा से बोमडीला तक का रोड ट्रिप और उसे दिखाने का हमारा प्रयास। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें 8130555806 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर।